नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बेटे द्वारा की गई बेदम पिटाई से पिता की मौत, शराब पीने का आदी बेटा घटना के बाद से फरार। विद्युत करंट से युवक की मौत, नगर के वार्ड नंबर 10 की घटना। किरनापुर में 4 माह पहले हुए छात्र की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। संविधान की प्रतिमा जलाने के विरोध में बंद रहा महकेपाल। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने निकाली भीख मांगो रैली। एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सपाक्स चला रहा हस्ताक्षर अभियान। और नगर के युवक ने बनाई 800 सीसी की बाइक। और अब समाचार विस्तार से। नगर के वार्ड नंबर 33 मोती नगर में एक व्यक्ति की बेदम पिटाई से गंभीर रूप से घायल पिता की मौत हो गई। मृतक 72 वर्षीय पूरनलाल ठाकरे सिंचाई विभाग के रिटायर्ड एसडीओ थे। इस घटना के बाद हत्या का आरोपी मितेंद्र ठाकरे फरार है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोती नगर में रहने वाले रिटायर्ड एसडीओ पूरनलाल ठाकरे के 3 बेटे हैं। 2 बेटे अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। श्री ठाकरे के साथ उनकी पत्नी और एक बेटा मितेंद्र ठाकरे रहता है। मितेंद्र कोई काम धंधा नहीं करता और शराब पीने का आदी है। उसकी हरकत से परेशान उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इधर मितेंद्र शराब के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने माता पिता से मारपीट करता रहता है। शुक्रवार को रात 10 बजे मितेंद्र शराब पीकर घर आया और पैसे के लिए अपने वृद्ध पिता की खूब पिटाई की। गंभीर रूप से घायल पिता पूरनलाल घर में ही छुप गए। ये खबर मिलने पर उसका छोटा बेटा खुमेंद्र ठाकरे जो सिविल लाइन में रहता है, वह मोती नगर पहुंचा। जो गंभीर हालत में थे, उन्हें रात 3 बजे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर बेहतर इलाज के लिए गोंदिया ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें बालाघाट लाया जा रहा था। तभी उनकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद से ही मितेंद्र ठाकरे फरार है। मैं खुमेंद्र कुमार ठाकरे सिविल लाइन में रहता हूँ। सर, ये कौन थे, किसको लेके आए थे आप? सर, मेरे पिताजी का परसों के दिन एडमिट किया था बूढ़ी जिला अस्पताल बालाघाट में। हमें प्रदर्शित हो रहा है कि सर कि इनका मर्डर किया गया है और ये मर्डर मेरे भाई मझले भाई मुझसे बड़े वाले मितेंद्र कुमार ठाकरे ने किया है। पिछले भी 3-4 सालों से वो माता पिता पे अप्रत्याशित रूप से पैसे के लिए दबाव देता था कि मुझे पैसा दो पैसा दो। पैसा दे देते तो ठीक है। अब ऐसा हो गया कि माता पिताजी कभी नहीं दे पाए तो उन पर गालियाँ देना, मारना, पीटना। तो अभी पिछले 2 महीने के अंदर में 2-3 बार हमने FIR दर्ज करा दी। 155 की धारा भी लगी उस पर। पिछले 4 अगस्त 2018 को भी रिपोर्ट कराया हमने। तो TI कोतवाली ने साहब ने निर्देश किया कि भाई रात में दारू पीवा हम नहीं उठाते, इसको 10 बजे के बाद नहीं उठाते। अभी क्या हुआ था? अभी सर परसों के दिन 10 तारीख की रात में पिताजी को उनने मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। प्रत्यक्ष हमारी माताजी ने देखी है। उसके बाद में उनके पेशाब की जगह पे कुछ गंभीर रूप मार दिया और पिताजी का सर इस टाइप से पकड़ के उसने 10-15 मिनट तक के रखा। तो जिससे पिताजी बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो गया और उनका BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया। BP के रोगी थे पिताजी। तो उस एवज में रात में 2:30 बजे मुझे पता चला। मैं तुरंत उनको जिला चिकित्सालय बालाघाट एम्बुलेंस से लाके भर्ती किया। यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में सुबह 8 बजे तक चलता है। फिर डॉक्टर महाजन ने कहा कि कंडीशन बहुत ख़राब है, आप इन्हें डॉक्टर बजाज गोंदिया ले जाएं। सर, मंझले बेटे मितेंद्र ठाकरे के अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से मतलब हर दिन मारपीट करना, मारना पीटना और रोज उसको परेशान करना माता पिताजी को। क्या करते थे? नगर के वार्ड नंबर 10 में एक 18 वर्षीय युवक अफजल बेग की विद्युत करंट से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अफजल के पिता का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहा है। उसकी तराई अफजल द्वारा की जा रही थी, तभी विद्युत करंट से उसकी मौत हो गई। किरनापुर पुलिस ने 4 माह पहले हुए एक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र कमलेश खरे की हत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी रविंद्र पांचे, पेंडारी बाहे और ईशूलाल पांचे को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए किरनापुर थाना प्रभारी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर यह हत्या की गई थी। मामला ये 3 अप्रैल 3 मार्च 2018 होली के समय का है। थाना क्षेत्र के ग्राम परसवाड़ा में सिंगाड़ी नाला पड़ता है। वहाँ पे गांव का एक व्यक्ति है कमलेश खरे,
मृतक कमलेश खरे, इसको किसी ने मार के और उस नाले में फेंक दिया था और उसकी लाश को आग लगा दिया था। तो अगले दिन जब इसकी जानकारी थाने पे प्राप्त हुई तो इसमें थाने पे अपराध क्रमांक 40/18 धारा 302, 201 IPC का पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। घटना के बाद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण के माध्यम से टीम का गठन किया गया था और इसकी खोज की जा रही थी। आरोपियों के संबंध में, अज्ञात आरोपियों के संबंध में पता रेसी की जा रही थी। पिछले विगत 1 माह से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम के द्वारा और SDOP लांजी श्री पटेल साहब के द्वारा भरसक इसमें प्रयास किए गए। तो उसमें एक सूचना ये मिली है कि इसका एक महत्वपूर्ण साक्षी था जो घटना के बाद से परदेश चला गया था हैदराबाद तरफ खाने कमाने के लिए। तो उसकी जानकारी प्राप्त थी, उसको यहाँ पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो जब मृतक को लेके वो खेत तरफ गया था तो वहाँ पे 3 आरोपीगण पहले से वहाँ मौजूद थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि इनको खाने के बहाने चना खाने के बहाने खेत में बुलाएंगे। तीनों आरोपीगण वहाँ पहले से मौजूद थे और खेत में जब ये गए तो वहाँ से ये नाले के पास इसको ले गए और वहाँ इसका गला दबाया और गला दबा के और इसकी हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया। तो इसमें इस प्रकार 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है जो घटना में शामिल थे, जिनके नाम हैं ईशूलाल पिता जयपाल, उम्र 50 साल, निवासी परसवाड़ा। उसका भतीजा है रविंद्र उर्फ रवि पिता रामेश्वर पांचे, 35 साल, निवासी परसवाड़ा। और उसका दोस्त है पेंडारी पिता मेहतर बाय। दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान की प्रतियां जलाए जाने के विरोध में 12 अगस्त को महके पार बंद किया गया। इस बंद को पूरा समर्थन मिला। बंद के दौरान एक सभा भी ली गई जिसमें संविधान को अपमानित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। बाद में एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। इस देश के लिए पवित्र वाणी संग्रहित की गई थी, उस बुक को जलाने का काम, उस पवित्र ग्रंथ को जलाने का काम लोगों के द्वारा किया गया है। और इस काम को लेकर के पूरे देश के अंदर में विरोध प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, बंद सतत जारी है। महके पार के लोगों ने इस बंद को जो समर्थन दिया है वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। यह बात बहुत दूर तक जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय से लगाकर उन तमाम सारे लोगों तक जाना चाहिए। इस बात की नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन के अधिकारियों की है। सम्मानित साथियों, ऐसा क्या कारण था जिसके चलते भारतीय संविधान की बुकों को जलाने का काम किया जा रहा है? साथियों, संविधान की बुक आखिरकार है क्या? क्यों जरूरी समझा गया कि भारतीय संविधान की बुक जला दिया जाए? भारतीय संविधान के मार्केट में बिकने वाला बहुत सस्ता ग्रंथ है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस राष्ट्रीय आह्वान पर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालयों में युवा कांग्रेसी नेताओं ने भीख मांगी। बालाघाट में बस स्टैंड से काली पुतली चौक होते हुए भीख मांगते हुए कांग्रेसी हनुमान चौक पहुंचे। पूरा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन बोस जी के निर्देशानुसार बालाघाट नगर के रिकत मिश्रा जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस बालाघाट। इसलिए बढ़ी जब सन 2013 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी। पेट्रोल 60 रुपये और डीजल 50 रुपये पार हुआ था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा तक और सचिवालय तक और मंत्रालय तक साइकिल पर सवार होकर यात्रा करते थे। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कीमत है पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान 80 पार होने के बाद भी पेट्रोल की कीमत अपनी गाड़ियों से घूम रहे हैं। तो प्रदेश की जनता की तरफ से जिला युवा कांग्रेस पूरे जिले में चंदा इकट्ठा कर रही है और दान एकत्रित कर शिवराज सिंह को साइकिल भेंट करने के लिए युवा कांग्रेस आज निकली है। तब्रेज पटेल, युवा कांग्रेस ग्रामीण बालाघाट। यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो आए दिन ये दिखाते थे, पहले जब उनकी सरकार केंद्र में नहीं थी तो वो पूरा टिपरा फोड़ते थे केंद्र के ऊपर कि ये जो है केंद्र से घटा नहीं रहे रेट, जो 68 रुपये था पहले और आज जो है 80 के पार हो गया। फिर भी ये आज 2.5 करोड़ की गाड़ी से जन यात्रा कर रहे हैं। कितना डीजल पेट्रोल लग रहा है, उनको आज साइकिल की याद नहीं आ रही है, शायद उनकी साइकिल खराब हो गई है, इसलिए युवा कांग्रेस उनको आज ये साइकिल लेके देने का काम कर रही है। इसी तरह वारासिवनी में भी युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ भीख मांगी। इस राशि को मुख्यमंत्री को साइकिल खरीदने के लिए प्रेषित की जाएगी। अब की बार कांग्रेस सरकार, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पेट्रोल 60 रुपये से ऊपर रेट हुआ था मनमोहन सिंह सरकार में, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साइकिल से विधानसभा गए थे ये बोलकर कि अब गाड़ी चलाने लायक स्थिति नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। तो जब अब पेट्रोल 80 के पार हो गया है तो उनकी साइकिल हो चुकी है और इसलिए हम लोग यूथ कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में 1-1 रुपये चंदा करके उनको साइकिल भेंट करने जा रहे हैं। किस दिन भेंट करेंगे आप? ये अभी तारीख निश्चित नहीं है। जिस दिन सब जगह ये कार्यक्रम हो जाएगा उस दिन पूरे यूथ कांग्रेस भोपाल में जाकर साइकिल भेंट करेगी। महंगाई किस तरह से है देश में? महंगाई इतनी बेतरतीब बढ़ रही है, जीएसटी लागू हो गया है और पेट्रोल तो रोज ही बढ़ता है, हर दिन 2 पैसा 4 पैसा 10 पैसा रोज ही बढ़ रहा है। और किरनापुर में भी भीख मांगो रैली निकाली गई। इसी तरह कटंगी में भी युवा कांग्रेसियों ने भीख मांगो रैली निकाली। सन 1989 में बनाए गए एट्रोसिटी एक्ट को भारतीय संसद ने एक कानून पास कर यथावत रखा है। इस कानून को एक तरफा कानून बताते हुए रविवार को सपाक्स संगठन द्वारा शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण की समाप्ति, शिक्षा में समान अधिकार लागू करने और एट्रोसिटी एक्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में जारी किए गए निर्देशों को यथावत रखने सहित अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शहरवासियों के हस्ताक्षर लिए। सपाक्स द्वारा आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सपाक्स संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण नेमा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसे सरकार संविधान संशोधन में निष्क्रिय कर रही है, जिसके विरोध में बालाघाट जिले से 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से 1 करोड़ हस्ताक्षर लेकर अपनी इस मांग को महामहिम को एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपा जाएगा। सर, जब के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या मकसद है इस हस्ताक्षर? ये सपाक्स के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट जो अभी संसद ने पारित किया है एक तरफा है और जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसको यथावत लागू रखने के लिए एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको यथावत लागू करने के लिए और पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से, क्योंकि सरकार क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है जनहित में उसको संविधान संशोधन से निष्क्रिय कर रही है। सरकार के इस रवैये के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को 1 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन सपाक्स के द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
उसी कड़ी में बालाघाट जिले को भी 1 लाख हस्ताक्षरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और हम लोग यही हस्ताक्षर अभियान पूरे बालाघाट जिले में चला रहे हैं और बालाघाट के नागरिकों से भी निवेदन करते हैं कि कृपया इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे से संपर्क कर इस हस्ताक्षर अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाने का करें। क्या नुकसान है, जैसे आप लोग एट्रोसिटी का विरोध कर रहे हैं? एट्रोसिटी से हमको कोई विरोध नहीं है, जिस रूप में एट्रोसिटी था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी के साथ अत्याचार नहीं हो, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई आरोप लगता है तो वो झूठा भी हो सकता है, तो आरोप को सामने वाले को भी एक तरफा ना हो, एक्ट कोई भी एक्ट हो उसमें सामने वाले को अपनी सफाई देने का मौका होना चाहिए। इस एक्ट में जो है रोल एक्ट की भांति इसमें एक तरफा एक्ट है, सीधे उस जिस व्यक्ति के खिलाफ ये एक्ट लगता है उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। इसमें लिखा है कि 3 साल तक जमानत नहीं होगी और भी बहुत सी ऐसी बातें और कई और प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए हैं और सिर्फ रिपोर्ट लिखाने से ही कोई अपराधी साबित नहीं होता, उसकी जाँच की जानी चाहिए, हमारी ये मांग। वहीं समाज सेवी सुरेश रंगलानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देश में एट्रोसिटी एक्ट की 85% शिकायत गलत थी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले की जांच करने और जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर उसकी गिरफ्तारी करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने संसद में बिल पास कर एक्ट को यथावत रख दिया है, जो कि गलत है। ये जो सपाक्स है, कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि सपाक्स है क्या। एक्चुअल में सपाक्स जो है वो है सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, और इसी का एक जो है एक कोर ग्रुप बना हुआ है जिसमें सपाक्स समाज, सपाक्स युवा, सपाक्स महिलाएं। ये बनाने का कारण क्यों पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एट्रोसिटी एक्ट जो पूर्व में 89 से चल रहा है उसमें एक हल्का सा संशोधन किया था, जो कि इस नियम को कहीं पर भी नुकसान नहीं है किसी भी SC/ST को, कि भाई आप जांच कर रहे हो, पहले कोई शिकायत आती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि करीब 85% शिकायतें मतलब दुर्भावनावश की गई थी, गलत थी। उस पे आधार पर उन्होंने एक ही किया कि शिकायत आती है तो आप पहले जांच कीजिए और सही पाए जाने पर सामने वाले को अंदर कर दीजिए। उसके खिलाफ आज अपने भारत शासन ने संसद में बिल ला दिया। 22% सांसदों के दबाव में आकर आज सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के 78% सांसद खामोश रहे और उस बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अगर शिकायत आती है तो पहले अंदर कर दिया जाए। इसमें आपसी भाईचारा भी खत्म होता है, एक दूसरे के प्रति शंकाएं पैदा हो जाती हैं और सही जो रहना चाहिए सबके बाद में भाईचारा, वो भी उसमें समाप्त हो रहा है। एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना से भी शिकायत कर सकता है। आगामी चुनाव की रणनीति तैयार कर विजयश्री हासिल करने के लिए रविवार को शहर कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के निवास पर आयोजित इस बैठक में वार्ड स्तर से पार्टी को मजबूत बनाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने और बीजेपी पार्टी को आगामी चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने की योजनाएं बनाई गई। आयोजित इस बैठक के दौरान मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष व बूथ अध्यक्षों को उनके कार्य व जिम्मेदारियां भी सौंपी। बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी की इसके पूर्व में कई प्रकार की बैठकें कई बार निर्धारित हो चुकी। कई बार हमारे भोपाल से, दिल्ली से, पड़ोसी जिले से पर्यवेक्षक के रूप में आए और हम समस्त कांग्रेस के सारे लोग कई बार कांग्रेस कार्यालय में एकत्र हुए और इन सारे एकत्र होने के बावजूद वर्तमान में आज हमारे पास बालाघाट नगर में जिस प्रकार पूरे जिले में काम हुआ उसी प्रकार बालाघाट नगर कांग्रेस में भी काम हुआ है, जहां पे हमारे मंडलम बनाए गए और उन्हें एक एक मंडलम के बीच में 3-3 सेक्टर प्रभारी बनाए गए। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने बताया कि आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और सभी लोग एकजुट होकर दिल लगाकर कार्य कर रहे हैं। बैठक में सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। चुनाव बाद में है और उस संबंध में ये हमारे सेक्टर प्रभारियों, मंडलम प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उनको काम करने का निर्देश वरिष्ठ लोग दे रहे हैं और ठीक से काम हो इसके अच्छे तरह से निर्देश दे रहे हैं। चुनाव की स्थिति बहुत बढ़िया है, कांग्रेस के पक्ष में है
और इस वक्त ये दिल लगाकर सब काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। अभी क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं अभी अपने कार्य? अभी हमारा वर्किंग कैसी होगी उस संबंध में हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया है, किस तरह का काम होगा सबको जवाबदारी दे रहे हैं। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने आयोजित इस बैठक को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया में इसी गांव की 22 वर्षीय युवती अंशिका मरसकोले की कीटनाशक दवा के सेवन से मौत हो गई। बताया गया है कि 11 अगस्त को उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नगर के श्री शिव साई मंदिर में सावन मास के अवसर पर शिव जी की विशेष आराधना की जा रही है। यहाँ शिव भक्तों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद उसका विधिवत विसर्जन भी किया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। 16 अगस्त को आयोजित इस 187वीं जयंती समारोह में जिला लोधी क्षत्रिय समाज बालाघाट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसकी तमाम जानकारी जिला लोधी क्षत्रिय समाज बालाघाट द्वारा रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि ये किसी जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। हमारे भारत देश का जो प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था 1857 में, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी अवंतीबाई की 16 अगस्त को जयंती है और वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय हमारे बालाघाट जिले के सभी जागरूक नागरिकों ने, माता बहनों ने, सभी ने किया है। और 16 अगस्त को जो रैली निकाली जाएगी वो पैदल रैली निकलेगी और मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ, हजारों की तादाद में सभी लोग, ये एक जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी वीर या क्रांतिकारी जो है वो देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देता है, इसलिए वो सबका होता है। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी समाज का गौरव है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो भारत देश की बेटी थी, इसलिए संपूर्ण भारत के नागरिक उनकी जयंती को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। और इसी तारतम्य में ये रैली निकाली जाएगी दिन में 10 बजे और स्थान होगा रामा बापू मोती तालाब उद्यान। वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से फिर नगर भ्रमण करते हुए रैली रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर आएगी और उनका माल्यार्पण होगा, सम्मान होगा और उसके बाद फिर सभा को सभी लोग जागरूक हमारे भाई बहनें माताएं सब संबोधित करेंगे। तो मैं यही वारासिवनी नगर पालिका में 12 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित कर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कस्तूर चंद वर्मा को याद किया गया। इस अवसर पर श्री वर्मा के नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निवेदन करूंगा कि वे भी माननीय महाराज जी का सम्मान करेंगे। आज उन्हीं की देन है, उनकी हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है।
और अभी पिछले साल हमने उनकी प्रतिमा का अनावरण हमारे राज्यसभा के दोपहर को कैरी वर्मा जी ने मुझे बुलाया कि अपने को 9 अगस्त को दिल्ली चलना है। राष्ट्रपति जी ने सम्मान के लिए बुलाया है, साथ में मेरे सहयोगी के आपको चलना है। मेरा अभी कुछ साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैं नागपुर जा रहा हूँ, दामाद हैं वहाँ डॉक्टर साहब, और उनका नंबर दिया और बोले मुझसे रोज सुबह शाम संपर्क करते रहना। विधि का विधान था कि 5 अगस्त को वो नागपुर गए और उस 9 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो सके और 12 अगस्त को उनका देह ईश्वर को समर्पित होकर मृतदेह यहाँ आ गया। वो स्मरणीय रहेगा। उन्होंने जो काम किया है वो उसको हम आगे बढ़ाते जाएं और इस नगर की सेवा करते जाएं। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे संसार में ये हमारा बालाघाट जिला प्रसिद्ध है। आंखों देखी बात बताता हूँ मैं। 1942 में जब यहाँ से राष्ट्रपति रैंक का आदमी वाइसराय लॉर्ड वावेल यहाँ से क्रॉस हुआ था, तब शांतिलाल जी की माँ और मैंने उन्हें अतिथि के रूप में पुराने ढाणे के सामने रोककर, शांतिलाल जी की माँ कार में सामने लोग गए, उनके ऊपर से पैरों से कार चली गई और उन्हें रोककर उनके खेत की 5 से चावल जो किन्नौर होता था, विश्व प्रसिद्ध चावल होता था, उस जमाने में क्वालिटी होती थी, आजकल क्वांटिटी होने लगी, तो अतिथि के रूप में 5 सेर चावल उन्हें भेंट किया था। तो ये हमारा वाराणसी नगर जिले में भी अच्छा है। यहाँ सन 1940 से मैंने आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी दंगे नहीं होते, कभी यहाँ भूकंप नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारा ये पुण्य भूमि है, संस्कार भूमि है। आप और हम सब मिलकर इस नगर की सेवा करते रहे, इसकी जनसंख्या की सेवा करते रहे, यही हमारा यहाँ। प्राय कर यही कहते हैं ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्म होता है, कल ही कथा में यहाँ गायत्री सत्संग भवन में मंडप में कथा चली रही है, कृष्ण जन्मोत्सव वो करके चुका है। तो हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? तो कुछ नहीं, तो हमारे यहाँ की ब्रज गोपियाँ आशीर्वाद देती हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तो यहाँ की संस्कृति में तो मांगना नहीं है, हमेशा ईश्वरीय तत्व को ही देना है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम में तो प्रेमी अपने प्रियतम के लिए सब कुछ लुटा बैठता है। तो मैं तो आशीर्वाद क्या दूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से आप सबको ऐसी कथा सुनाते रहें। और श्री वर्मा जी के संस्मरण रात्रि से जब से इनकी यहाँ चर्चा हुई है सुन ही रहे हैं। विशेष हम क्या कहें, आप सब अनुभव कर ही चुके हैं, कर ही रहे हैं, और उनकी जो दूरगामी जो सोच रही है उसका परिणाम आज आप सब लोग देख रहे हैं। और कल हमको ये भी बताया गया कि जो भी नगर पालिका अध्यक्ष इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो सबकी यही धारणा सोच रहती है कि हम वर्मा जी की तरह ही अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रभु से यही कामना करते हैं इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। और हमें सबसे अच्छा वाराणसी में जो लगा, हम अभी कुछ समय पहले और ऐसे खापा कथा कहने के लिए, तो यहाँ का जो डिवाइडर है वो बड़ा हरित है। तो देखिए, राम और कृष्ण इनका एक नाम और है। कल भी हमने, पता नहीं आप में से कितने जन हम विराजमान थे, कथा में थे। राम और कृष्ण इनका एक नाम और मिला करता है, वह नाम है वनमाली। वनमाली का तात्पर्य, ठीक है, राम जी का अवतार हुआ, विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार, दुष्टों के संहार के लिए, लेकिन उसके मूल में एक और तत्व छिपा है, वह है श्री रघुनाथ जी का प्रकृति प्रेम। श्री रघुनाथ जी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही विश्वामित्र जी के संग यज्ञ की रक्षा के लिए, वो तो बहाना था, मुख्य रूप से तो उन्हें प्रकृति के मध्य में ही रहना था। फिर वहाँ से जनकपुर का समाचार मिला, वहाँ भी पहुँच करके प्रकृति के प्रशंसा की। फिर सीता जी को ब्याह के लेके आए, महाराज अयोध्या पहुँचे, वहाँ भी मन नहीं लगा, फिर 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। कहने का मतलब, श्री रघुनाथ जी को वन का वास ही प्रिय रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी संतान को भी जो जना, वह भी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ऋषियों के। हमें गर्व है कि हम वाराणसी में पैदा हुए। वाराणसी का गौरवशाली इतिहास रहा है, वीरों की नगरी रही वाराणसी।
92 फ्रीडम फाइटर थे वाराणसी के, कस्तूर वर्मा जिनमें एक थे, दशहरा फुलवारी थे जो शहीद हो गए। और हमारी नगरपालिका को आखिर हमेशा याद किया जाएगा कि हमने दोनों महापुरुषों को याद किया और दोनों की प्रतिमा का हमने स्थापित किया और अनावरण किया। कस्तूर वर्मा युवा व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे ही हमारे शहर के प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष थे और लगातार 17 साल तक इस नगर की सेवा की, इस नगर का नेतृत्व किया। और आज जो हम तारीफ करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति वाराणसी में आता है और यहाँ फंस जाना चाहता है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो चाहता है वाराणसी बच जाओ, कोई बड़ा अधिकारी आता है, कलेक्टर आता है वाराणसी, बोलता है भैया वाराणसी वाराणसी लगता है, और सब हमारे शहर की बसाहट की तारीफ करते हैं। तो जो बसाहट है, इस शहर को जो बसाया है, इस शहर को सृजन किया है, इसमें कोई शक नहीं, वो कस्तूर वर्मा है। हमें सबको याद किया जाएगा। मेरे भाई प्रवीण मुखिया ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, हमारे शहर में जो पानी आता है फिल्टर प्लांट से बिना बिजली के आता है, ऊंचाई पर बसाया और अपने आप हमारे शहर के पूरे 15 वार्ड में पानी पहुंचता है। और चूंकि जो योजना थी बहुत पुरानी थी, पिछली परिषद में पूरी चर्चा हो चुकी थी, हमारा इंटरव्यू खराब हो चुका था, फिल्टर खराब हो चुका, टंकी छोटी पड़ गई थी क्योंकि कनेक्शन बड़े हो गए थे, टंकी भी चर्चा हो चुकी थी। पिछली परिषद ने प्रयास किया और वो प्रयास को हमारी परिषद ने पूर्ण किया और हमारे कार्यक्रम में पुनः नई जल आवर्धन योजना का 23.5 करोड़ का लोकार्पण किया गया और अगले 40 साल तक जो शुरुआत कस्तूर वर्मा ने की थी वो चलती रहेगी और अगले 40 साल तक हमारे शहरवासी को शुद्ध पानी। वाराणसी में बीएसपी के महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे घर घर जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। जंतर मंतर पर संविधान चलाने का काम करते हैं, वहाँ पुलिस है, वहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पर सारी स्थिति है, वहाँ देश के तमाम नेता और जो संविधान में सब कुछ दिया है, जिस संविधान में सब कुछ दिया है वो संविधान को इस देश के ब्राह्मणवादी, इस देश के और पेट में दर्द होने के कारण इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को उकसाना चाहते हैं। लेकिन हमको भी ठंडे दिमाग से, हमको भी चिंतन मनन करके उनका शालीनता के साथ में जवाब देना पड़ेगा। बगैर सत्ता के कुछ नहीं होता, इसलिए सत्ता हासिल करने के लिए सारे लोगों को कमर कसना पड़ेगा। अभी उनने संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम किया, जगह जगह उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार करने का काम किया। आपको पता नहीं है, ये यही मध्य प्रदेश है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें पूरे देश के अंदर अगर महिलाओं का बलात्कार सबसे ज्यादा होता है। मैं रामपुर नगपुरी जिला पंचायत सदस्य बालाघाट। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज विधानसभा स्तर पर महिलाओं का सम्मेलन रखा गया है वाराणसी में दादाबाड़ी में, और सम्मेलन में जो हमारी मुख्य अतिथि जो आई है बैतूल से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आई है, तो स्नेहलता जी है, और जो महिलाओं को यहाँ लाया गया है, जो 50% जैसा संविधान में महिलाओं की भागीदारी है, उस हिसाब से महिलाओं का भी संगठन यहाँ वाराणसी विधानसभा में बनाने की बहुजन समाज पार्टी की तैयारी चल रही है। किस तरह से उनको जानकारी दी जा रही है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बूथों पर कैसा काम करना है, सेक्टर में कैसा काम करना है, उनका भी संगठन पूरे विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है। और सारा परीक्षण अभी शुरू है, उनको दिया जा रहा है प्रशिक्षण की। चुनाव विधानसभा नज़दीक है, 2-3 महीने और बाकी है चुनाव को, तो चुनाव में कैसा उनको काम करना है बूथ पर और घरों में कैसा काम करना है, उसकी जानकारी भी हमारी बहन जी जो आई है वो देंगे। मैंने चुनाव में किस तरह से भागीदारी रहती है महिलाओं की? चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर रहती है। जितना पुरुष काम करता है विधानसभा में उतना महिला भी करती है, और महिला बेटर समझाती है पुरुषों से महिलाओं को, इसलिए महिलाओं की भागीदारी होनी अति आवश्यक है। चुनाव के अच्छे परिणाम के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? चुनाव के अच्छे परिणाम के लिए बहुत सारे कार्यक्रम विधानसभा में लग रहे हैं, महिलाओं के कार्यक्रम लग रहे हैं, पुरुषों के कार्यक्रम लग रहे हैं, संगठन कार्यक्रम लग रहा है, और धरना प्रदर्शन भी समय समय पर होते जा रहा है। जो क्षेत्रीय छोटी छोटी मांगे हैं उनको भी हम लोग ग्रामीण स्तर पर उठा रहे हैं, उनकी बात को कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय। स्नेहलता चौकीकर। किस पद पे आप? मैं बसपा नेता। आज जो महिला विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, यहाँ महिलाएं जो खुद क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं? महिलाओं की जो समाज में भागीदारी है, सत्ता और शासन को प्राप्त करने की, वो क्या कर सकती है, इसके बारे में हमने ये रखा। किस तरह से कार्य करेंगी महिलाएं? महिला ये समाज की जो गाड़ी है, इसके 2 पहिए, पुरुष और महिला। एक चक्का यदि हमारा कमज़ोर रहेगा तो बाबा साहब ने कहा है कि यदि किसी भी क्रांति में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो वो क्रांति सफल नहीं हो सकती।
तो हम जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारी विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में इन लोगों का पूरा सहयोग लेंगे और हमारे उद्देश्य को प्राप्त करके रहेंगे। उद्देश्य क्या बताया आपने? हमारा उद्देश्य इस मध्य प्रदेश की शासन सत्ता और दिल्ली की शासन सत्ता को हासिल करना, बस एकमात्र उद्देश्य हमारा। आगामी समय में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है? हमारी रणनीति शुरू से जो है वही चल रही है और जो निर्णय है पार्टी स्तर पर वो तो उच्च स्तरीय निर्णय है, वो लेंगे जो भी लेना है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम रेंगाटोला में 12 अगस्त को संबल कार्ड का वितरण किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों को संबल योजना के कार्ड वितरित किए गए। आगे कर दिया नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, फार्म भरो अपने और 2 जगह मत लगाना फार्म, बड़ी दिक्कत होती है। कई लोग 2 जगह लगा दिए तो ना इसने दिया ना उसने। इस संबल योजना के अंतर्गत क्या क्या गरीबों को फायदा मिल रहा है? ये इसमें जो फायदा है वो ये है कि शासकीय स्कूल या शासकीय कॉलेज में जो भी फीस लगेगी वो फीस शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। 200 रुपये फ्लैट रेट में बिजली मिलेगी। अभी 12वीं और 10वीं के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम का फीस जो 950 रुपया लगता था वो भी शिवराज सिंह चौहान उसको माफ़ कर दिए हैं। इसमें 200 रुपये फ्लैट रेट में बिजली मिलेगी। दूसरा बात ये है कि 60 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति सामान्य मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, दुर्घटना हो गई तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में कोई मर गया, कोई सर्वदंश से, कोई पानी में डूबने से, कोई कुएं बावड़ी नदी में डूबने से अगर कोई मर जाता है तो उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा इस योजना में बहुत आयुष्मान योजना भी अभी आ रही है जिसमें अब 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा भी लग रहा है 5 लाख रुपए तक भी लगेगा तो वो 15 अगस्त को घोषणा नरेंद्र मोदी करेंगे। 15 अगस्त के दिन अब 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना से मिलेगा। ऐसी बहुत सी योजना इस संबल कार्ड से जुड़ी हुई है। संबल कार्ड कितने हितग्राहियों को बांटा गया है यहाँ पर? भैया अब क्या बताऊंगी मैं ये इस पे मत लो मेरे से, इस पे मत लो, वो बेचारा। लालबर्रा में भी युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी के विरोध में भीख मांगो रैली निकाली और लोगों से 1-1 रुपए भीख के रूप में एकत्रित किए। 1 रुपए दे दो यार। परिचय? मैं अंकित भेड़े, यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष लालबर्रा। किस संबंध में रैली निकाली जा रही है आज? प्रदेश में और देश में जो पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हुई है उसको लेकर के यात्रा निकाली गई है। तो क्या उद्देश्य है रैली का? रैली का ये उद्देश्य, इसके पहले जब 65 रुपये पेट्रोल था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल यात्रा करते थे, उसके विरोध में हम लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य लोग यात्रा निकाल रहे हैं। 1-1 रुपये चंदा 1-1 रुपये चंदा एकत्र किया जा रहा है। उस पैसों से शिवराज सिंह चौहान को साइकिल भेंट की जाएगी कि अब आप साइकिल में क्यों नहीं घूम रहे। कटंगी क्षेत्र के ग्राम महकेपार में मछली पालन के 10 वर्षीय पट्टे के आवंटन में गड़बड़ी पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इस मामले को लेकर महकेपार सरपंच और मछुआ समिति के अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। वहीं उप संचालक मत्स्य उद्योग द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटन की उचित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजपत्रित प्रधान अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में एक शाला एक परिसर के आदेश का विरोध किया गया है। इन प्रधान अध्यापकों का कहना है कि वे राजपत्रित पद पर हैं, ऐसे में उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए आदेश में संशोधन किया जाए। शेषाद्रीनाथ पंडित जी, बताइए आज ये ज्ञापन सौंपे आपने, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? मध्य प्रदेश राजपत्रित प्रधान अध्यापक संघ की केवल एक ही मांग है। शासन द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही
एक शाला एक परिसर का एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानाध्यापकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है और ऐसे जितने भी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स हैं जिनके अंडर में माध्यमिक शालाएँ आ रही हैं, वहाँ पे प्रधानाध्यापकों की स्थिति एकदम स्पष्ट नहीं है। चूँकि प्रधानाध्यापक एक राजपत्रित पद है और एक सम्मानजनक पद है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापकों के सम्मान और मान सम्मान की रक्षा के लिए उसमें कुछ संशोधन किए जाना आवश्यक है, जैसे कि उनकी वरिष्ठता, उनकी स्थिति, उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ, जिसको कि गलत ढंग से यहाँ पर इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिससे प्रधानाध्यापक बहुत ही पीड़ित हैं। तो इसी चीज़ को लेकर कि प्रधानाध्यापकों उनके मान सम्मान की रक्षा और उनके वास्तविक उनकी स्थिति के साथ उनके प्रशासनिक और शैक्षणिक दायित्वों को दिया जाए और उन्हें पूर्ववत और यथावत उनकी स्थिति को बनाए रखें। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की बैठक रविवार को वीरांगना स्कूल में आयोजित की गई। बैठक में अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने जो राजपत्र जारी किया गया है उसमें संशोधन की मांग का मूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने की बात कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग की गई। इस आशय का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मैं रितेश गेराम, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन बालाघाट। जी बताइए, आज बैठक रखी गई है, किस संबंध में बैठक रखी गई है? बैठक का उद्देश्य हमारा यह है कि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार आज 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के संपूर्ण 51 जिलों में आज प्रकाशित राजपत्र के विरोध में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन उसके संशोधन हेतु अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम उसको पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर एक बैठक हो रही है और यहाँ से कुछ देर के पश्चात हम लोग माननीय तहसीलदार जी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास में हम अपनी मांगों का यह दुखड़ा हम पहुंचाएंगे कि आपने जो राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया है और वहां पर जो ढेरों हजारों प्रकार की जो परेशानियां आपने रखे हैं, आप उसमें संशोधन कीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा रविवार को बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें देश के तमाम अमर शहीदों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस बैठक के दौरान आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा आगामी दिनों में जिले की प्रत्येक पंचायतों में आदिवासी समाज की मतगणना किए जाने और अपने हक में अधिकारियों की लड़ाई हमेशा जारी रखने संबंधित अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इनने अंग्रेजों के खिलाफ और आदिवासी समाज में जो शोषण हो रहे थे उसके खिलाफ इन्हें आवाज़ उठाना चालू कर। आवाज़ उठाते उठाते ये शहीद हो गए। आज उन्हीं को याद करते हुए आदिवासी गोवारी समाज संगठन शहीद दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हमारे समाज के लोग पूरे ज़िले भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा पूरा संगठन यहाँ एकत्रित हुआ है और ये आदिवासी दिवस हम हर साल इसको मनाएंगे, क्योंकि समाज की लड़ाई, दबे हुए लोगों की लड़ाई, कमज़ोर वर्ग की लड़ाई ये शहीदों ने लड़े। आज जो है आदिवासी समुदाय को जो लाभ मिला हुआ है इनके संघर्ष के कारण मिला हुआ है, इसलिए इनको हमको याद कर, इनको नमन कर हम समाज के अंदर भी ये बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे संघर्ष, हमारे जो अधिकार की जो संघर्ष है वो कैसे हमको मिला है। और आज भी शासन प्रशासन आदिवासियों पे कई प्रकार की यातनाएं यहाँ होती है, फिर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है। आज आदिवासी दिवस में ये चीज़ का भी प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है गांव-गांव में। यदि मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शामिल हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा शहर के युवा वैभव वाजपेयी ने कर दिखाया है, जिन्होंने 1.5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 800 सीसी बाइक बनाई है, जो अपने आप में एक अद्भुत बाइक है। इस बाइक को
बनाने के लिए वैभव ने 2 वर्षों की अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। लगभग 380 किलोग्राम वजनी इस बाइक को उसने अमर जवान नाम दिया है। ढेर सारे फीचर्स के साथ बनाई गई इस बाइक को वैभव ने भारतीय जवानों को समर्पित करते हुए 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में बाइक का प्रदर्शन किए जाने की इच्छा जाहिर की है। सुपर बाइक अमर जवान की लॉन्चिंग के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वैभव ने बताया कि उन्होंने बचपन में एक राइडिंग बाइक बनाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कार का इंजन, कबाड़ का सामान, झाड़ियों सहित अन्य उपकरण व अन्य वस्तुओं का निर्माण कर बाइक बनाई है। मोर देन 1.5 ईयर हो गया है और आज मेरी गाड़ी कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ये किस बेसिस पे बनी है और क्या हुआ है और कितने हमको इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े और आखिरी में क्या आउटपुट निकला है इन सब चीज़ों का। इस गाड़ी को बनाने में आपको कितना समय लगा? इसको सर मोर देन 1.5 ईयर हो गया है बनते हुए और आज ये कंप्लीट हो चुकी है। टेक्निकली सहयोग आपको इस मामले में अमर जवान इसका नाम क्यों रखा? सर मुझे आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैंने एक स्टोरी देखी थी अभी जो कारगिल वॉर हुआ था, तो उसमें कई सोल्जर्स ऐसे शहीद हुए थे जिनकी बॉडीज़ उनके घर वालों को नहीं मिल सकी थी। तो उस टाइम पे था और मैं जब छोटा था तब से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक स्पोर्ट्स बाइक की कंपटीशन में एक बाइक रेडी करना है। तो तब मुझे आइडिया मिला कि नहीं, मैं कुछ करूँगा तो आर्मी के लिए करूँगा और मैं चाहता हूँ सर कि जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उनको मैं बाइक्स इंपोर्ट कर सकूँ मेक इन इंडिया से। ऐसी तक की बाइकें लॉन्च करें सर होता ये है अगर कोई और भी डिज़ाइन करता है ये सब बाइकें, तो जो दूसरी फॉरेन कंपनीज़ हैं ये इंडिया के इंजीनियर्स को उनके डिज़ाइन बेचने पे उनको अच्छी कीमत देके उनके डिज़ाइंस ले लेती है और उसमें अपना लोगो लगा लेती है। मैं ये चाहता हूँ सर कि मैन्युफैक्चरिंग मेरी रहे ताकि जो इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो इतनी महंगी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे KTM हो गई, बुलेट हो गई, सबका जो प्राइस रेंज है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख है। अगर ये मार्केट में आई सर, क्योंकि अभी तो मुझे इसका चार्ज लगा है 2,80,000 रुपये, लेकिन अगर रॉ मटेरियल्स और फैक्ट्री सेटअप होने के बाद ये कम से कम 1.5 से 2 लाख में अवेलेबल हो जाए। तो सर ऐसी बाइक जो एज अ जनरेटर यूज़ हो सके, एज अ वाटर हीटर यूज़ हो सके और किसानों के लिए भी काम आए। तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रसाद पाठक 11 अगस्त को वापस लौटे। उन्होंने बताया कि कुछ साथियों द्वारा भत्ता बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब यहाँ से कब निकले थे दिल्ली के लिए? आप रवाना कब हुए थे यहाँ से? कोई मांग नहीं किया। कब रवाना हुए थे पूछ रहे? रवाना हम लोग 7 तारीख को हुए थे और 8 तारीख की रात को पहुँच गए और उसी रोज राजभवन गए, वहाँ ठहरे। 9 तारीख को प्रोग्राम हुए जी और भी लोग आए थे पर एवं थे प्रधानमंत्री ने हम लोगों से मिले, पहले मिला ये मिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पास। बाकी उस पर बाहर के लोग ज़्यादा थे, मिलिट्री वाले, बाथरूम वाले, ये सब गवर्नमेंट कर्मचारी। इनसे मोदी अलग अलग बैठ कर अलग अलग बात किया। तो ये झुकाव हुए दिख रहा है, वो सारे लोगों को अपने लिए पहुँचाने की तैयारी में मोदी अभी से लग गए। आपसे क्या क्या बात की उनने वहाँ पे? मेरे पास तो आए, लोगों को स्वागत करते। तो जब मैं कुर्सी में बैठा था, खड़ा होने लगा तो मोदी तो खड़ी, तो मेरे को पकड़ा, मैं खड़ा हो गया तो गले लपट गए और मैं तो बालाघाट से आया हूँ, राम प्रसाद पाठक, बोले मैं जानता हूँ आप आए हैं। तो वो सब तो हुई। बाकी सारे लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपको मर्तबा के इस आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कम थे, ये सारे। श्रावण मास के पावन अवसर पर बूढ़ी रोड स्थित शिव मंदिर में शनिवार को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार को हवन पूजन व महाप्रसाद के वितरण के साथ किया गया। महादेव सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विनाशनाय हो मेरे स्वाहा और मेरे मंगलामुखी महादेवी जन्माल।
पावन अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कावड़ यात्रा की धूम मची हुई है। इसमें बालाघाट शहर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना ही शिव भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शामिल कावड़िए अपने अपने क्षेत्र की नदियों व अन्य जलाशयों से कावड़ में जल रखकर लांजी कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं और उन कावड़ियों के जल से कोटेश्वर धाम स्थित भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को ग्राम अमेड़ा से लांजी कोटेश्वर धाम के लिए एक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल भगवान शिव के भक्त भक्ति संगीत में झूमते नजर आए। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जागपुर छिंदी टोला से एक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल कावड़ियों ने वेनगंगा नदी के जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से निकाली गई इस कावड़ यात्रा में शिव भक्त डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। हीरा भैया कहाँ? हीरा भैया भांग का प्याला पी के भोले पानी बॉटल आ गई यार। वर्षों की अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए गौली देव बोल बम सेवा समिति द्वारा लांजी कोटेश्वर धाम के लिए कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 300 शिव भक्त शामिल रहे, जो भक्ति गीत में झूमते नजर आते हुए लांजी कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए।
मुनियों और संतों का ये भगवा रंग है, ऋषि मुनियों और संतों का। इसी तरह वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए बैहर चौकी स्थित शिव मंदिर से एक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल कावड़ियों ने शंकर घाट पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। आयोजित इस कावड़ यात्रा में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना, पावन महीना चल रहा है और सावन के पावन महीने में भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की भक्ति की जाती है। उसी तारतम्य में आज बैहर चौकी वार्ड नंबर 5 की हमारी महिला मंडल जो है उनके द्वारा ये यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें सिर्फ वार्ड नंबर 5 के नहीं बल्कि 3, 4 और 2, 1 बहुत सारे वार्डों की महिलाएं, 6, 7 बहुत सारे वार्डों की महिलाएं और हमारे भाई लोग, बच्चे लोग शामिल हुए हैं। और हम सभी लोग विश्व के कल्याण की प्रार्थना करने के लिए भगवान शिव जी को शंकर घाट में जल चढ़ाने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत देश में सुख समृद्धि और खुशहाली आए और हमारे देश में जो बेटियों के साथ, जो बच्चियों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो समाप्त हो और हमारे संपूर्ण भारत देश में खुशहाली आए। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, आम जनता को सुख मिले, शांति मिले और सबका राज कायम हो, यही प्रार्थना करने के लिए विश्व कल्याण की भावना से लालबर्रा के अष्टकोणीय शिव मंदिर में रविवार को पूजा अर्चना की गई। सावन मास में यहाँ अखंड रामायण पाठ किए गए। मेरा नाम सचिन अवधिया, मंदिर समिति का मैं सचिव हूँ, श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति, जो कि मंदिर का काम चालू, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो हॉस्पिटल कॉलोनी के पीछे ही मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिव मंदिर बन रहा है जी, और काफ़ी प्राचीन मंदिर रहा है ये।
आज क्या कार्यक्रम आयोजित? आज यहाँ पे जो मंदिर समिति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था अखंड रामायण का, सुबह 10 बजे से चालू किया गया है। तो ये निरंतर चलता रहेगा जब तक समाप्त ना हो। तो फिर अगले दिन इसी कार्यक्रम में फिर महाशिव अभिषेक की पूजन रखा गया है। उसके बाद हवन पूजन होगा और फिर शाम को महाप्रसादी वितरण का कार्यक्रम है।